एक कातिल ने एक 24 साल की महिला को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसका ये बचपन का सपना था। और जब इस दर्दनाक घटना के बारे में लोगों ने जाना तो उनका दिल दहल गया। आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। 5 अप्रैल 1963 का वो दिन जब 24 साल की सोंजा मैकेस्की अपने ही घर में टुकड़ों में पाई गई, जिसको किसी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सोंजा एक तलाकशुदा महिला थी जो 2 बच्चों की एक अकेली मां थी। सोंजा का जन्म 19 फरवरी 1939 को हुआ था, जो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम एल्गिन की रहने वाली थी, जो अब काम की तलाश में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रेनो नेवाडा में चली आई। जब सोंजा 15 साल की थी तब उसे स्कूल के टाइम एल्पाइन स्कीइंग करने का शौक चढ़ा, क्योंकि ये सब करना उसे अच्छा लगता था और जब भी उसे टाइम मिलता वो अपने खाली समय में इसकी प्रैक्टिस करती। और जब आगे चलकर 1960 में उसे टीम ग्रेट ब्रिटेन के लिए ओलंपिक स्कीयर के लिए चुना गया तो वो इसके लिए काफ़ी खुश हुई और यही बात उसे शुरुआत में रेनो तक ले आई। ये उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि वो इस टीम में एकमात्र महिला थी। और फिर उसने 1960 में अमेरिका के स्पा वैली कैलिफोर्निया में विंटर ओलंपिक की मेजबानी की, लेकिन अफसोस वो खेलते समय गिर गई और इससे बाहर हो गई। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद उसे एक मीट पैकिंग कंपनी में जॉब मिल गई। इसके अलावा वो एक स्कीइंग टीचर बन गई जो अपने खाली समय में लोगों को स्कीइंग से रिलेटिव बातें सिखाती। इन सब चीज़ों से सोंजा अपने पड़ोसियों से काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल गई थी, जिनमें से बहुत से लोग उसे पसंद करते और उनका कहना था कि सोंजा एक शांत और बुद्धिमान लड़की है जिसने अपने खेल के लिए काफी मेहनत की है। सोंजा की शादी जैप नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन इनका ये रिश्ता काफी लंबा नहीं टिक पाया और अलग होने के बाद इन दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद सोंजा का एक और व्यक्ति के साथ रिलेशन चला, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और एक बेटा हुआ जिसका नाम किम रखा गया। लेकिन सोंजा की उस आदमी के साथ कभी शादी नहीं हुई और इसके बाद उसने 1963 में अपने बच्चों को अकेले ही पाला। इस बीच जब 24 साल की सोंजा को 1964 में होने वाले यूरोपियन स्कीइंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चुना गया तो वो इस खबर से बहुत खुश हुई, क्योंकि 1960 के ओलंपिक में वो बाहर हो गई थी। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि वो इस खेल में कभी नहीं पहुंच पाएगी। और जब 4 अप्रैल की शाम को सोंजा अपने काम से घर पे वापस आई तो उसने अपने पड़ोस में रहने वाली कुछ सहेलियों को अपने घर पे बुलाया, जिनके साथ उसने कुछ टाइम बिताया, कुछ बातें की और फिर वो लोग चली गई। इसके बाद सोंजा ने कुछ कपड़े धोए और घर के चारों तरफ थोड़ी सफाई की और इन सब के बाद वो सोने के लिए बिस्तर में चली गई, क्योंकि अगले दिन उसे काम पे जाना था और इसके अलावा उसे अपने 10 महीने के बेटे को प्ले स्कूल से लेने जाना था, क्योंकि उसने वहां अपनी नौकरी के चलते उसकी देखरेख के लिए वहां छोड़ रखा था। लेकिन सोंजा कभी उसे लेने नहीं पहुंची। और जब अगले दिन 5 अप्रैल 1963 के दिन सोंजा अपने 10 महीने के बेटे को लेने के लिए प्ले स्कूल नहीं पहुंची तो उसकी टीचर इस बात से परेशान हो गई कि सोंजा अभी तक अपने बेटे को लेने के लिए क्यों नहीं आई। तो वहीं सोंजा का बड़ा बेटा उस दिन सोंजा की मां के साथ था और काफी टाइम इंतजार करने के बाद जब सोंजा प्ले स्कूल नहीं पहुंची तो उस टीचर ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि जनाब, सोंजा नाम की एक लड़की है जिसका 10 महीने का बेटा प्ले स्कूल में मेरे पास है, जो अभी तक अपने बेटे को लेने के लिए यहाँ पे नहीं आई है। मैंने उसे कॉल भी किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला और मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। आप जरा एक बार उसके घर जाकर चेक कर लीजिए। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उसकी कंपनी में कॉल किया कि कहीं वो आज लेट तो नहीं हो गई, तो पता चला कि वो तो आज काम पे ही नहीं आई। सोंजा के पड़ोसियों द्वारा पता चला कि उसे आखिरी बार 4 अप्रैल 1963 के दिन शाम 4:30 बजे जिंदा देखा गया था, जो अपने घर पे आई थी और घर आकर उसने अपना कुछ काम निपटाया, लेकिन इसके बाद उसे नहीं देखा गया। और इसके बाद पुलिस सीधा सोंजा के घर पहुंची और वहां पहुंचकर पुलिस ने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उनका दिल दहल गया,
क्योंकि ये सब उनकी कल्पना से काफी भयानक था। पुलिस ने देखा कि घर में काफी सन्नाटा है, तो वहीं सामने के दरवाजे के ठीक बगल में किसी इंसान का दिल पड़ा है जो सोंजा का था, जिसे उसकी छाती को चीरकर निकाल लिया गया था। तो वहीं लिविंग रूम के बीच में फर्श पर एक कंबल पड़ा था जिसके अंदर एक कटा हुआ पैर था। इसके अलावा पुलिस को वहां एक संदूक मिला जिसके अंदर सोंजा के शरीर के कटे हुए टुकड़े मिले। सोंजा की बॉडी इसके अंदर नग्न अवस्था में मिली जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। यहाँ तक कि उसकी बाकी बॉडी के अंदर 3 चाकू घुसे हुए मिले, यानी जिसने भी सोंजा को मारकर उसके टुकड़े किए थे उसने उसे मारने के बाद ये चाकू उसकी बॉडी में ही छोड़ दिए। उसका सर काट दिया गया था। उसके सिर को अंडर गारमेंट्स और मेज पोस्ट से लपेटकर उसके शरीर के नीचे बक्से में छोड़ दिया गया था। ये सब देखकर पुलिस हैरान रह गई क्योंकि ये सब उन्होंने पहली बार देखा, क्योंकि जहाँ पे सोंजा रहती थी वहाँ पे इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। इसलिए वहाँ के लोगों को रात में अपने दरवाजे बंद करने की कभी भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन इस घटना के बाद से वहाँ के लोगों ने अपने घरों में डबल लॉक लगाना शुरू कर दिया अपनी सेफ्टी के लिए। सोंजा की बॉडी के टुकड़े किए जाने के कारण पुलिस ने ये माना कि जिसने भी ये कांड किया है वो कोई कसाई या सर्जन हो सकता है, इसलिए हमें ऐसे सस्पेक्ट की तलाश है। पुलिस को वहां लिविंग रूम में खून से सने कपड़े और कंबल बिखरे हुए मिले, जिस पर पुलिस ने कहा कि कातिल ने यहाँ पे सफाई करने की कोशिश की होगी लेकिन वो बीच में ही छोड़कर चला गया। पुलिस ने कहा कि सोंजा का कत्ल उसके बिस्तर पर किया गया था क्योंकि उसका गद्दा पूरा खून से भीगा हुआ था। पुलिस को वहां कत्ल की जगह कई खून से सने पैरों के निशान भी मिले, शायद ये उस कातिल के होंगे। सोंजा की मौत का कारण गला घोटना था जिसके साथ बुरी तरह रेप किया गया था, जिस कारण उसकी गला घुटने से मौत हो गई। उस पर कई बार चाकू से हमला किया गया था। पुलिस को वहां जांच में सोंजा की एक डायरी मिली जिसके अंदर सोंजा ने कई सारी कविताएं और शायरी लिखी हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस डायरी के अंदर जो भी लिखा था वो सब क्राइम से रिलेटिव था, लेकिन ऐसा क्यों था ये पता नहीं चला। खैर, इसके बाद शुरू में पुलिस का ये मानना था कि जिसने भी सोंजा का कत्ल किया है वो उसका कोई जानने वाला हो सकता है, क्योंकि घर में घुसने के जबरन कोई सबूत नहीं मिले। और जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे किसी के चिल्लाने या कोई भी अजीब चीज नहीं देखी। इसके बाद पुलिस ने सोंजा के दोस्तों और उसके पिछले बॉयफ्रेंड से पूछताछ की, यहाँ तक कि जब इनमें से कुछ का लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया गया तो ये लोग उसमें पास हो गए, जिस कारण पुलिस को इन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो वहीं काफी जांच के बाद भी पुलिस को कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस ने सोंजा के कमरे की तलाशी ली तो वहां पुलिस को एक कैमरे का बैग मिला, लेकिन उसमें कैमरा नहीं था, जिस पर पुलिस को शक हुआ कि वो कातिल उस कैमरे को ले गया होगा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच बढ़ाई और इस कैमरे को ढूंढने की कोशिश करने लगी, और इसके बाद पुलिस को वो कैमरा वहां के लोकल पॉन शॉप में मिला। और जब पुलिस ने उस दुकान के मालिक से पूछा कि बता तेरे पास ये कैमरा कहां से आया, तो उसने बताया कि जनाब मैंने ये कैमरा एक युवा लड़के से $10 में खरीदा है जो इसे यहाँ बेच कर चला गया। और जब पुलिस ने उसका नाम जानना चाहा तो रजिस्टर में उसका नाम लिखा था थॉमस ली बीन, जो गलती से अपना सही नाम लिखवा के चला गया, क्योंकि जब पुलिस उसके दिए गए एड्रेस पे पहुंची तो वो एड्रेस गलत था। जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके नाम के बेस पर ढूंढना शुरू कर दिया और थॉमस नाम के व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करके उस नाम के सभी व्यक्तियों को अपने पास बुलाकर पुलिस ने उस दुकानदार की हेल्प से थॉमस को आइडेंटिफाई कराया। जिसके बाद वो पकड़ा गया और पकड़े जाने पर उसने भागने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। और इसके बाद उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया मेरा नाम थॉमस है और मैं 18 साल का हूँ, मुझे अकेले रहना काफी पसंद है। और उसने बताया कि वो रातों को अकेले ही मोहल्लों में घूमता था ताकि उसे कोई अकेली लड़की मिल जाए जिसका वो रेप कर सके। इसके बाद उसने सोंजा के कत्ल को कबूला और बताया कि उस रात क्या हुआ। उसने बताया कि उसे रात में पड़ोस में घूमने की आदत है, जो महिलाओं के अंडर गारमेंट्स चुराने की कोशिश में रहता था, जिन्हें कपड़े की डोरी पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसने कहा कि उसने उसके कत्ल से पहले उसे गाड़ी से अपने घर आते हुए देखा। गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी जो एक ट्रायम्फ स्पोर्ट्स कार थी।
उसे कार का बड़ा शौक था, इसलिए वो उसे देखने के लिए उसके करीब गया, जहां उसने वॉशिंग लाइन पर उसके अंडरगारमेंट्स लटकते हुए देखे और इसी पॉइंट पर उसने सोंजा को सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद वो सोंजा के घर के चारों तरफ घूमा। वो घूमकर ये सब देख रहा था ताकि कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे वो घर के अंदर जा पाए। और तभी उसकी नज़र घर के पीछे वाले दरवाजे पर पड़ी, जो हर वक्त खुला रहता है, जो रात को भी बंद नहीं होता। और फिर इसके बाद वो 4 अप्रैल 1963 की रात आधी रात को सोंजा के घर पे पहुंचा, जो अपने साथ एक 10-12 इंच का चाकू और एक तार लाया था। इसके बाद वो अपने जूते खोलकर रेंगते हुए सोंजा के घर में घुसा। सबसे पहले उसने चेक किया कि सोंजा घर पे अकेली है या नहीं, और जब उसने देखा कि सोंजा घर पे अकेली है तो वो सीधे सोंजा के कमरे में पहुंचा। उस टाइम वो सो रही थी, जिसे उसने कुछ टाइम तक खड़े होकर देखा और फिर एकदम सोंजा के गले पर तार रख दिया और कसकर उसे दबाने लगा। ये सब होता देख सोंजा एकदम झटके से जागी और उसने कहा कि वो कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसका गला दबाता रहा। इसके बाद सोंजा बेसुध हो गई और तभी उसने अपना चाकू निकाला और उसका गला काट दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके मरने के बाद थॉमस ने सोंजा के साथ रेप किया। ये सब करने के बाद वो किचन से और चाकू उठाकर लाया और एक के बाद उस पर कई हमले किए और उन चाकुओं को घोंपने के बाद उसके पेट के अंदर ही छोड़ दिया। इसके बाद वो सोंजा की बॉडी को खींचकर लिविंग रूम में ले गया, जहां उसने अपने चाकू से उसकी छाती को चीरकर उसका दिल बाहर निकाला और सामने के दरवाजे के पास फर्श पर फेंक दिया। इसके बाद उसने सोंजा के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया, यहाँ तक कि थॉमस ने उसकी खाल को उतारने की भी कोशिश की और उसकी बॉडी के टुकड़े करके संदूक में भर दिए। चूंकि उसका एक पैर संदूक से बाहर लटक रहा था, इसलिए उसने उसका पैर काट दिया और कंबल में लपेट दिया। ये सब करने के बाद उसने खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सफाई को बीच में ही छोड़ दिया। और इसके बाद वो गया नहीं, बल्कि उसने सोंजा के रिकॉर्डर से कुछ गाने सुने और अपने साथ एक कैमरा लेकर चला गया और अपनी खून से सनी शर्ट को एक जगह फेंक दिया, जिसे बाद में उसके बताने पर पुलिस ने जब्त कर लिया। थॉमस सोंजा के घर पे तकरीबन 5 घंटे तक रहा और 5 अप्रैल की सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच चला गया। थॉमस ने पुलिस को बताया कि मुझे नहीं पता कि मैंने उसे क्यों काटा, मैं नहीं जानता, मैंने बस चाकू डाला और काटना शुरू कर दिया, बस इतना ही। थॉमस ने कहा किसी महिला के साथ रेप करना उसका बचपन का सपना था, जो हर वक्त इसके बारे में सोचता और वो जिसके साथ भी ये करेगा वो उसे मारकर उसका दिल बाहर निकालेगा। उसने बताया कि उसकी लाइफ बड़ा ही डिस्टर्बिंग रही है। उसकी माँ के कई आदमियों के साथ संबंध थे। जब वो छोटा था तब उसकी माँ बहुत सारे लड़कों को घर पे लेके आती और उनके साथ इंटीमेट होती और तभी से उसका माइंड डिस्टर्ब रहने लगा और वो ये सब करने के बारे में सोचने लगा। पुलिस ने बताया कि ये पहली बार नहीं था जब थॉमस पुलिस की नज़र में आया। इससे पहले भी इसने 1961 में एक 15 साल की लड़की का गला घोंटने की कोशिश की थी, जिसमें वो लड़की किसी तरह बच गई। लेकिन इसके बाद इसे नेवाडा ट्रेनिंग सेंटर में 8 महीने की सजा काटनी पड़ी थी और इन सब के बाद उस पर कत्ल का आरोप लगाया गया और इसके बाद कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई, वो भी गैस चैम्बर वाली, जिसमें अपराधी को जहरीली गैस वाले चैम्बर में बैठालकर गैस छोड़ दी जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन 1970 में थॉमस की मौत की सजा को हटा दी गई और इसके बाद उसे नेवाडा सुधार केंद्र में रखा गया, जहां उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस घटना को वहां की अब तक की सबसे भयानक घटना माना गया, जो काफी दर्दनाक थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।